और ज्वाइन करेंगे। मैम वॉइस बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट में ईयरफोन। अभी ठीक है? ठीक आ रही है वॉइस? यस सर। ओके, so we will start from basics of quantum mechanics. यस इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि स्टार्ट करेंगे मतलब लाइक क्लास में जैसे पढ़ाते हैं मैं पढ़ाती जाऊंगी और आप लोग सुनोगे, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस एंड आंसर पे फोकस करना है। तो जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैं वैसे ही स्टाइल में क्वेश्चन पूछूंगी, आप जन सबको एक एक करके आंसर देना है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किसका आंसर करेक्ट है या सबसे सही अप्रोच है। So if we start from black body radiation, तो आप लोगों को सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उसको ड्रॉ करो। So please draw the black body radiation curve and send it to the WhatsApp group. यस मैम। जो आईजीपी का ग्रुप है उसमें आप लोग अपना आंसर भेजो। ड्रॉ करके भेजना है मैम? हाँ, ड्रॉ करके भेजो। ड्रॉ करने के समय याद रखना, एक्स एक्सिस को अच्छे से लेबल करना है, वाई एक्सिस को अच्छे से लेबल करना है और फिर भेजना है। मैम मैंने सेंड किया है, वो पुराने वाले में ग्रुप में किया है, दोनों में कर दिया। संजय ने सेंड कर दिया है और ठीक है, ठीक है, संजय ने 2 टेम्परेचर के लिए किया है। हाँ, आप लोग दो मतलब एक से ज्यादा टेम्परेचर के लिए कर दो। T1 मान लो एक किया, दूसरा T2 कैसा होगा वो भी कर दो। और संजय के उसमें संजय तुमने λ1 λ2 अच्छा ठीक है, लेवल किया है λ1 ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास 3 टेम्परेचर है, तो इसमें जैसे मतलब सिद्धार्थ है या शरद है, कौन है? और कोई नहीं, ये दोनों किसका नाम है? शरद, ओके। ठीक है, तो सिद्धार्थ आपने जो भेजा है इसमें λ1 λ2 λ3 सेम है कि अलग है? वो एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ उसका पोजीशन है वो नोटिफाई करो, यहाँ पे लेबल करो।
क्लियर नहीं है कि लैम्डा 1 का पोजीशन कहाँ है, लैम्डा 2 का पोजीशन कहाँ है, या लैम्डा 3 का पोजीशन क्या है, या फिर तीनों सेम है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 3 तीनों एक ही मैम कोऑर्डिनेट लैम्डा है। टेम्परेचर के इनवर्स होता है, हम्म, तो वो तो यहाँ पे टेम्परेचर लेबल बढ़ेगा करके तो पीछे से भेजो मुझे, होगा। यहाँ पे कैसे दिखाओगे? गुड इवनिंग मैम। क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व ड्रॉ करना है अलग अलग टेम्परेचर के लिए। तो सिद्धार्थ, ओके सिद्धार्थ, आप मुझे समझाओ, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपने इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया? मैम क्योंकि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो आपके टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हम्म, मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। ताकि टोटल लैम्डा इंटू टी कांस्टेंट रहे। हम्म। सिद्धार्थ आपका भी रीजन वही है? मैम ये मेरा वाला है, तो हाँ बताओ शरद। वही है कि लाइक लैम्डा मैक्स टी कांस्टेंट होगा, तो लाइक लैम्डा वन चूंकि मतलब लैम्डा इंक्रीजिंग में ड्रॉ किया है, लैम्डा वन ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, दैट्स व्हाई T1 इज लेस देन T2। और इनके में जो यू एनर्जी डेंसिटी है वो इसका कम क्यों है, ये इसका ज्यादा क्यों है? मैम इसकी हाइट के बारे में कंफ्यूज था, लाइक ये फर्दर क्वेश्चन था इसीलिए लाइक ड्रॉ किया है, बट लाइक कुछ कमेंट्स नहीं किए। अच्छा, मतलब ये जो हाइट में आपको कंफ्यूजन है, ठीक हाँ है, ओके डिस्कस करेंगे। अच्छा ये है, तो संजय बताओ, इसमें क्या रीजन है कि कम हाइट में है ज्यादा हाइट में, क्या रीजन हो सकता है? मैम जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो पीक वैल्यू होती है वो इमिसिव पावर की तरफ शिफ्टेड होने लगती है। और इसका हम्म, सेकेंड रीजन ये है कि जो इसका कर्व बनता है वो एक कंटिन्यूस कर्व बनता है। तुम्हारा जो ये है इसमें पीक नहीं दिख रहा है मुझे अच्छे से, ये पीक ही है ऐसा लग रहा मैम, है कि पीक ही है। कौन सा पीक है, ये पीक है? हाँ, मैंने जल्दी जल्दी बनाया ना तो हाँ तो इस पे ध्यान देना है कि जल्दी जल्दी नहीं बनाना है, तभी तो अच्छे से नहीं होगा। मैंने शिफ्टेड किया है टुवर्ड्स टू इमिसिव पावर। ठीक है। अच्छा इसको अगर हम लैम्डा के जगह पे न्यू न्यू मतलब एक्स में रखें और अलग अलग टेम्परेचर ले, तो वो कर्व मुझे भेजना। क्या मैम? लैम्डा की जगह पे न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का कर्व अगर आप बनाए अलग टेम्परेचर के लिए, तो वो कैसा रहेगा?
फ्रीक्वेंसी और लेमडा का कर्व। लैम्डा नहीं, जो अभी लैम्डा है उसकी जगह नहीं, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अच्छा, लैम्डा भी वेवलेंथ के साथ प्लॉट है, तो उसके वेवलेंथ की जगह पे फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करके अलग टेम्परेचर के लिए प्रॉपर लेबल करके मुझे भेजना, जैसे µ1 µ2 µ3 का। वंदना, कर्व ये क्या 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 शेप है इसका? यहाँ ऐसे गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, इसमें अलग है, और फिर ये थोड़ा सिमेट्री है, यहाँ एसिमेट्री है, फिर यहाँ सिमेट्री है, ऐसा क्यों? मैम ग्राफ तो जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तब उसकी पीक पीछे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। बट ये जो शेप है, ये शेप ठीक है, ऐसे होगा शेप? टोटल मतलब मैं टोटल ओवरऑल तो आपने शेप ड्रॉ किया है। मैम टेढ़ा समझ हो नहीं गया ना, पाई। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हाँ ड्रॉ किया, हाँ। तो ध्यान रखना है वहां आप जो भी चीज ड्रॉ करोगे वो बहुत मतलब प्रिसाइसली ड्रॉ करो, ताकि उनको ये दिखे कि हाँ आप अच्छे से, मतलब आपके पास वो है, समझ है, तो आप बिल्कुल टाइम लेके ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। न्यू का किसी ने अभी तक भेजा नहीं है? अच्छा, इसने भेज दिया। और उल्टा हो ये जाएगा वो नहीं। ये आप समझाओ मुझे। मैम इसमें लाइक सेम ही है बट मैम इसमें सेम ही है, हमने स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया है, और प्रीवियस रिलेशन लाइक लैम्डा मैक्स टी इक्वल्स टू कांस्टेंट में ही सी इक्वल्स टू लैम्डा न्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो टी बाय न्यू कांस्टेंट आया है। लाइक मैंने न्यू और टी का जो प्लॉट किया है उसमें लाइक टेम्परेचर जो है, जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो बेसिकली ये है हमारे पास बुक, और हाँ ये कर्व अच्छा ड्रॉ किया है तुमने, गुड। हार्ट ये आपका सबसे ज्यादा है 52 1। कर्व का जो आप शेप ड्रॉ कर रहे हो, अभी सबका शेप अलग अलग है, जैसे इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका यहाँ गैप है,
फिर इसके थोड़ा टेढ़ा हो गया, गैप होता यहाँ है पे ना। भी। हाँ तो मतलब देखो, ऊपर का मतलब मेन लॉजिक आप लोगों को पता है, एग्जैक्ट शेप में हर कोई अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके माइन्यूट सा सबका सेम नहीं है, चेंजेस है। समझ में आ गया? और ये चेंज क्यों है, मतलब सबको अभी तक पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है कि शेप एक्चुअली किस तरीके से मैं बनाऊंगा। तो अभी हम बुक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, क्योंकि आप लोगों से मैंने बोला है कि हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो ऑलवेज फॉलो अ स्टैंडर्ड बुक। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स का ग्रिफिथ है एंड जेटली है, तो हम जेटली का बुक फॉलो कर रहे हैं। अभी ये देखिए जेटली कैसे स्टार मतलब उसने ड्रॉ करा है। जैसे अगर न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है और न्यू आपके पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, इट्स देयर इज नो गैप लाइक हियर, इट स्टार्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम हियर। फिर आपके जैसे देखो स्पेक्ट्रम में सिमेट्री है, स्पेक्ट्रल बैंड जो है वो काफी बड़ा है, मतलब इसको कहेंगे बैंड क्योंकि ये ब्रॉड बैंड है। ये नहीं कि एकदम से पीक होकर फिर नीचे आ गया। तो ये आप लोगों ने सही कहा, सबने थोड़ा इसको ब्रॉड बैंड बनाया है। पर ये सिमेट्रिकली जो है, ये पहले इधर इसकी पीक थी कम टेम्परेचर में, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो न्यू न्यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई न्यू मैक्स का, तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। फिर इधर और थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, फिर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। अब ये शिफ्ट हमें प्रॉपरली विजुअलाइज हो रहा है। यहाँ पे पीक हमें प्रॉपरली दिख रहा है कि यहाँ इसका लोकेशन है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अगर हमने हेलो। जैसे संजय ने बनाया था। हाँ शरद। कंफ्यूजन है कोई? ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इनके ग्राफ देखें, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक तो यहाँ पे इसका जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, एनर्जी है, इस ग्राफ में ये कह रहा है कि पहले से ही इसके पास एनर्जी है, कभी भी इसका एनर्जी जीरो नहीं है। इसका एनर्जी जीरो होगा मतलब यहाँ कोई नेगेटिव में चला जाएगा, तो मतलब इसका ग्राउंड स्टेट यहाँ न्यू जीरो है, फिर भी यहाँ पे उसके पास एनर्जी है, मतलब उसके पास ऑलरेडी हाई ज्यादा एनर्जी है, जो कि बिल्कुल गलत है फिजिकली, राइट? जैसे कि आप ये ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपने गैप डाल दिया तो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई न्यू तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी आपने एक्स्ट्रा दिया नहीं है, तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आ गया? उसके पास स्पेक्ट्रल डेंसिटी में जीरो ना होके वो एक फाइनाइट अमाउंट कैसे हो गया? तो बेसिक में गड़बड़ हो गई। तो समझ में आ रहा है सबको? मैम यहाँ फ्रीक्वेंसी भी 0 तक जाएगा या थोड़ा आगे से चालू होगा? एट 0 पॉइंट एनर्जी से चालू होगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू? मतलब जीरो तो नहीं, थोड़ा सा आप ऐसे, जब जीरो मतलब वो प्रॉपर आइडियल स्टेट है, जैसे कि जीरो केल्विन में सब कुछ जीरो हो गया, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इनफैक्ट सब कुछ जीरो हो गया, वो एक आइडियल स्टेट है जो कि फिजिकली अचीवेबल पॉसिबल नहीं है, बट वो भी किया जा सकता है हाइपोथेटिकली। अगर मॉलिक्यूल मतलब ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम्स है उनका बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी आप थर्मल एनर्जी जीरो कर दो, काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो, खाली पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा और कोई आपने बाहर से एनर्जी भी नहीं दिया, तो वो हाइपोथेटिकली इट कैन बी जीरो, बट दैट इज नॉट अचीवेबल ऑफ कोर्स। मतलब टिल नाउ जैसे बोस आइंस्टाइन करने से के लिए हमें बहुत ज्यादा लो एनर्जी का चाहिए एटम, सो दैट हम प्योर स्टेट को प्योर मतलब उसका खाली उसी का इंटरेक्शन को स्टडी कर पाए, वो अचीवेबल अभी तक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल जीरो केल्विन तक ले जाया जाए so that everything is going to be zero, but hypothetically it is possible. ठीक है? तो पर एक क्वेश्चन और था कि हम्म हाँ, कि जैसे मैम इसमें ग्राफ है एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का या फिर लैम्बडा का। अब एनर्जी वर्सेस जब हम उल्टा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे म्यू और एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, तो अभी तो वो म्यू है, तो लैम्डा के साथ आप कह रहे हो।
तो जैसे लैम्बडा करते हैं तो 1/लैम्बडा, तो फिर वो ग्राफ जैसे 1/x का ग्राफ होता है वैसे ग्राफ ना होके वो सेम ऐसा ही ग्राफ मिलता है मैम। हाँ, जैसे लेट्स से लैम्डा के साथ प्लॉट किया है। हाँ, यस, तो ये तो देखो सबने थोड़ा थोड़ा करके एक पर्टिकुलर एनर्जी से स्टार्ट किया है, पर्टिकुलर वेवलेंथ से स्टार्ट किया है और फिर आगे मतलब उसको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखो एक शिफ्ट है, जैसे हमने हाई टेम्परेचर पे डाला है इसको, so it can be like the shift between the starting point is like more towards the zero. अगर हम और हायर एनर्जी पे जाएंगे it can like starting from like towards the zero. तो मतलब आपके पास बेसिकली यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है कि आपको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा so that everything the transition will start and the transaction will start. यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है वो हम अभी डिस्कस करें। अजय आपका यही प्रश्न था या कुछ और था? नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये 1/, ये लैम्बडा का ग्राफ है वेवलेंथ का। अब हम जैसे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 1/μ हो जाता है ना, तो 1/x का ग्राफ का जैसे बिहेवियर होता है तो वो ग्राफ हमें ऐसा नहीं मिलना चाहिए 1/x का जैसे बिहेवियर होता है वैसे। ग्राफ क्यों ऐसा मिल रहा है, वो तो ऐसा क्यों मिल रहा है वो तो हमने देखा नहीं ना। ये ग्राफ क्यों मिल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ है कंटिन्यूअस। नहीं वो तो चलो कैसे भी हो बट वो क्यों ऐसा है वो भी हम देखेंगे। मैंने आपका देख पूरा चीजें को पहले समझो कि कैसा ग्राफ हमें दिखता है फिर हम देखेंगे क्यों ऐसा दिख रहा है। अभी मेन क्वेश्चन है कि हमें जब ड्रॉ करना है तो हमें क्या क्या चीजें क्या क्या गलती हो सकती है हमसे। तो यहाँ पे भी देखो दिस सबने ये जगह पे काफी गड़बड़ किया है, तो ये ध्यान रखना है ये छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करना है। तो मोस्टली सबका तो ये हमने गलती देखी। अब हम इसके ग्राफ का नेचर जानेंगे क्यों ऐसा होता है। अभी मुझे कोई समझाओ, ये तो हमें सबको पता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज लाइक एक्सपेरिमेंटली रिकॉर्डेड ग्राफ। कोई भी बॉडी जब थर्मल रेडिएशन करता है व्हाट इज ब्लैक बॉडी, फर्स्ट लेट अस नो दैट। तो ब्लैक बॉडी इज अ मैटर which can absorb all the light and that does not reflect any light. That means that body appears to be black in color because of no reflection coming out of the body. कोई भी वस्तु जहां से हमें कोई भी रेडिएशन नहीं दिखाई देता है, कोई रिफ्लेक्शन से उससे लाइट नहीं आती हमारे आंखों में, तो हमें वो वस्तु काला दिखेगा। तो सेम लॉजिक है यहाँ। अब क्वेश्चन है कि आइडियल ब्लैक बॉडी अगर हम बनाना चाहेंगे तो किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक मेटल का वो ले लिया, कोई एनवेलप ले लिया काइंड ऑफ मेटल का, और फिर उसके अंदर छोटा सा एक होल बना दिया और उसके अंदर से आपने एक कोई रेडिएशन डाल दिया, लेट्स से कि सनलाइट पास किया या फिर कोई भी लाइट पास किया ड्यू टू द मेटालिक वर्ल्ड, और आपने जो होल है वो इतना छोटा बनाया है कि जैसे आपने उसमें लाइट डाला है बट उसके अंदर ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर ट्रैप हो गई, वहां से कोई लाइट निकल नहीं पाई, तो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हालांकि आपने लाइट तो डाला है बट मतलब आप अगर बाहर से देखोगे तो वहां से कुछ रिफ्लेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो अंदर आपको पूरा ब्लैक दिखेगा। अगर थोड़ा सा भी लाइट आ जाती है उस
होल में लेट्स से हाइपोथेटिकली, तब आपको वो दिखेगा कि हाँ चलो, बट वो नहीं आती है। अगर मान लो पूरा ट्रैप हो गया अंदर तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। So when radiations fall on an object, some of it might be reflected, some of it might be absorbed. An idealized black body is a material object that absorbs all the radiation falling on it and appears as a black under reflection when illuminated from outside. अभी जैसे आपके पास कोई बॉडी है, आपने उसको ब्लैक बॉडी है, उसको आपने थर्मली एक्साइट किया, मतलब उसको हीट किया, उसके बाद क्या होगा? हीट करने की वजह से उसके टेम्परेचर इंक्रीज हो गई और फिर वो अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग कलर के रेडिएशन आपको विजुअलाइज होगा। जैसे कि आपने एक लोहे को गर्म किया, पहले वो रेड दिखेगा, फिर वो धीरे धीरे येलो होगा, फिर धीरे धीरे वो व्हाइट हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज का स्पेक्ट्रम, जो थर्मल रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, उसको अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो दिस आर कमिंग फ्रॉम द टेम्परेचर एंड दिस आर थर्मल रेडिएशन। दिस इज अ थर्मल स्पेक्ट्रम रेडिएशन व्हिच इज ब्लैक बॉडी। जैसे मैंने बोला है, perfect black body can be constructed taking a hollow cavity whose inner walls are perfectly reflecting like metallic walls, and then we have a very small hole on the surface, and suppose the radiation that enters through the hole, it will be trapped inside the cavity and gets completely absorbed after successive reflections on the inner surface of the cavity, and then we can see like this act like a black body. अगर आपने इसको टेम्परेचर से हीट किया तो ओवरऑल ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और फिर जो वो होल है वो इवेंचुअली ग्रो करने लगेगा, और जैसे जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया वैसे वैसे उसका जो रेडिएशन है, वो जो ग्लो रेडिएशन है, वो भी चेंज होता जाएगा और इसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बेसिक समझ में आ गया? तो अभी मुझे बताओ, ये जो रेडिएशन है ये क्यों होता है ब्लैक बॉडी के अंदर? ऐसा क्या है कि हमें इस तरीके से, चलो अगर क्लासिकली, डोंट गो टू प्लांट्स, लेट्स से वी वांट टू एक्सप्लेन इट क्लासिकली, व्हाट इज हैपनिंग so that we get this thermal radiation from black body. कोई एक्सप्लेन करेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या हो रहा है, जो मतलब जिसकी वजह से रेडिएशन मिल रहा है हमें, रीजन क्या है? अजय बताओ। body absorb emit all type of radiation. उसके बाद एब्सॉर्ब करने से तो स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा ना। वॉल्स पे जो एटम्स है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, तो जिस एनर्जी हम इंसिडेंट करेंगे उसी एनर्जी पे वो ऑसिलेट करेंगे और फिर एनर्जी एमिट करेंगे। तो फिर वो कितना जनरेट होगा? क्वेश्चन इधर फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, मतलब क्वेश्चन ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों मिल रहा है हमें? एक्सपेरिमेंटल का मतलब हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है ना, तो वो कर्व क्यों मिल रहा है, मतलब हमें रेडिएशन क्यों मिल रहा है? बेसिक रीजन क्या है इसका कि हमें इस तरीके से रेडिएशन मिल रहा है? तो जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है और फिर लाइक एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हायर स्टेट में जाके जब वापस आते हैं तो वही रेडिएशन है, उस वेवलेंथ रेडिएशन एमिट करते हैं।
उसमें से जो सबसे डोमिनेट होता है ये लाइक इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम देखना, बाकी जैसे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में तो सभी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस होते हैं, बट कोई डोमिनेट होता है। बट फिर से समझाना। हम्म, मतलब अब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइक हायर स्टेट्स में जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो वो लाइक एनर्जी एमिट करते हैं, और वो लाइक सारी सारी फ्रीक्वेंसी के एमिट करते हैं, बट जो सबसे उस टेम्परेचर पे जो सबसे डोमिनेंट रेडिएशन होता है हमें वही दिखता है, लाइक ये ब्लैक बॉडी को आपका लाइक मैक्सिमम। ये कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेंट है कौन सा नहीं है? मतलब ये तो हम ऐसे देख सकते हैं ना कि हम जिस टेम्परेचर पे हम ब्लैक बॉडी को रख रहे हैं उस पे हमारे पास लाइक एवरेज एनर्जी क्या है, तो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो लाइक पॉसिबल ट्रांजिशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइक वेवलेंथ होगी वही सबसे डोमिनेट होगी। ब्लैक बॉडी में कितना ट्रांजिशन हो रहा है, सो यू हैव टू कैलकुलेट इट लाइक ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर नो हैपनिंग नो इनसाइड नो, द बॉडी। आई एम सेइंग कि हम क्लासिकली जो है एवरेज एनर्जी कंप्यूट कर लेते हैं, लाइक एट अ गिवन टेम्परेचर द एवरेज एनर्जी कुड बी लाइक हाफ केबीटी और 3/2 केबीटी फ्रॉम पार्टीशन थी। फिर उस एनर्जी करस्पॉन्डिंग हम जो भी हमारा सैंपल दे रहे हैं उसमें जो है उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वेवलेंथ बन रही वही उसके लिए डोमिनेंट। हाँ। हम्म, आपने एवरेज एवरेज एनर्जी आपके पास पता है, आपने कोरिस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन आपने देखा है, तो वो आप क्या रिलेट करोगे, मतलब कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है वहां पे? क्लासिकली आप देखोगे तो क्या ट्रांजिशन आपको मिलेगा? क्वेश्चन नहीं समझ में, क्योंकि आपको आइडियली ट्रांजिशन रिलेट आइडियली करना होगा, you have the energy and you will correlate with the transition that is giving हाँ us the energy, right? हाँ तो ये जो आपका ट्रांजिशन है वो हाँ। किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, या क्या ट्रांजिशन हो रही है अंदर, उसके डायनामिक्स क्या है, ये आपको कैसे कैसे आप मॉडल करोगे उसका? हार्मोनिक ऑसिलेटर से कर सकते हैं, लाइक पोटेंशियल का कैसे? मिनिमा पे हार्मोनिक ऑसिलेटर से कर सकते हैं उसे। किसको हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करेंगे हम? मतलब जो जो हमारा इलेक्ट्रॉन इन हार्मोनिक वेल काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, इलेक्ट्रॉन इन अ हार्मोनिक वेल एंड देन फिर उसके उसके उस मॉडल में हमें जो लेवल्स मिलेंगे उससे देखेंगे कि उसमें तो लाइक सारे इक्वली स्पेस्ड होंगे, तो लाइक हम देख सकते हैं कि एच बार ओमेगा बाई के बी टी का रेशियो लाइक मतलब कितने स्टेप्स में आ रहा है इस टर्म से। ओके, ठीक है। अच्छा, सिद्धांत कुछ कहना चाहोगे, रीजन मतलब बेसिक रीजन क्या है इसके रेडिएशन के? मैम आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए कि एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में चले गए एंड देन जब वो लोअर स्टेट में आएंगे तो वो वापस से रेडिएट करेंगे। But how do you correlate? Like we have lot of radiation, the broadband radiation. So पर at the जिस स्टेट you में have to नंबर ऑफ correlate. जिस स्टेट में पार्टिकल्स के ज़्यादा नंबर होंगे उसमें ट्रांजिशन ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है उसका रेडिएशन ज़्यादा होगा। सबसे ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में रहेंगे ना? हम्म फिर
क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया। अजय, कुछ रीजन है इसका? अच्छा, अब लोग ये बताओ कि कुछ मोड्स बनते हैं क्या ब्लैक बॉडी में, कैविटी मोड्स? स्टैंडिंग वेव्स, वो कैसे जनरेट होता है? बट जो जो लाइक क्लासिकल अटेम्प्ट था उस ब्लैक बॉडी का को एक्सप्लेन करने का था, वो ये था कि हम लाइक जो एटम्स इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी है उसको हम एक से क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करेंगे, और जो हमारा कैविटी होगी उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मोड्स बनते हैं। तो और उनके बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसको लाइक इस कॉन्सेप्ट को यूज करके लाइक दे ट्राई टू द रिलीजियस लॉ एंड देन द Newton's law, but then there was this ultraviolet catastrophe which eventually explained by quantization processes. तो आपने देखो, ये आंसर बहुत सारा बोल दिया। क्वेश्चन है मोड्स क्यों बनते हैं, आपने आंसर अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी तक पहुंचा दिया। वो नहीं करना है रिव्यू में, ठीक है? अभी मुझे ये बताओ कि मोड्स ब्लैक बॉडी में क्यों बनता है, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब जो जो वेव्स होंगी, जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा उनके बीच कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ज्योमेट्री और like waves on a string. तो ये क्यों बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? क्या हमेशा ही हो सकता है, जैसे कोई रेडिएशन हो गया और वो हमेशा ही इंटरफेयर करेगा कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, या फिर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होगा तब वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा? समझ में आ गया? मैम इसमें ये हो सकता है जैसे हमने जैसे 1D वॉल लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू a, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर वॉल की पैरेलल डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो वहाँ स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा। जैसे x इज इक्वल टू 0 और a पे अगर नोड पॉइंट बन रहा है तो वो n इज इक्वल टू 1 होगा। यस यस। तो ब्लैक बॉडी में ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रहा है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो लाइक रिपीटेडली रिफ्लेक्ट कर रही है ब्लैक बॉडी की बाउंड्री, मतलब जो कैविटी है उससे। यस। Yes. These black body cavity walls, ये जब भी आपको बाउंड्री मिलेगा, कोई भी रेडिएशन बाउंड्री के थ्रू अगर वो प्रोपगेट कर रही है, दोनों तरफ उसके पास बाउंड्री है, तो फिर क्या होगा, वो रेडिएशन जो होगा एक काइंड ऑफ ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि वो इंसिडेंट
फिर रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट किया फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव वो आपस में क्या करेंगे, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे या तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा तो वो सस्टेन है वो रेडिएशन, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर न्यू, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मतलब वो न्यू या वो लैम्डा जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए जैसे आप वेवगाइड पे भी जाओगे आपको भी वहां पे भी मोड्स मिलेंगे। मोड्स मतलब कि कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो अलाउड है और कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो नॉट अलाउड है, और वो अलाउड होने के लिए हमें हमेशा जो पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव दैट शुड ओबे द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एक समझने की बात है कि कोई भी रेडिएशन अलाउ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो मोड्स आपको इस तरीके से अलग अलग मोड्स मिलेगा। सिमिलरली आप अगर वन डायमेंशनल जब बॉक्स पोटेंशियल की बात करें अगर, वहां पे भी आपको मोड्स मिलेगा। जैसे ही आपके पास कोई भी बाउंड्री है तभी आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा नोड पॉइंट्स, क्योंकि बाउंड्री से वो ओपेक है, वो नहीं जा सकती, वो रेडिएशन पास नहीं कर सकती, मतलब वो फिर रिफ्लेक्ट होगा, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट वो आपस में क्या कर देंगे, इंटरफेरेंस। एंड सिमिलरली यही चीज आपको लेजर में भी मिलेगा। सिमिलरली यही चीज आपको साउंड में भी मिलेगा। तो बेसिकली waves confined in a body in a finite boundary, it will always have this kind of modes. If there is no boundary, then there is no modes because वो सीधा इंसिडेंट हो, ओके, मतलब वो ट्रैवल करेगी फ्री स्पेस में। तो फाइनाइट जो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम फाइनाइट कर देते हैं तो उसमें क्वांटाइजेशन अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ओके। अब ब्लैक बॉडी का मेजर जो थ्योरी है उसमें आते हैं, एक है विंस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है रेले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। विंस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को लेट्स से यू जो है वहां पे थर्मोडायनामिकली यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ का नहीं है, तो एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी कर्व को देख के एक थर्मोडायनामिक फिटिंग किया था उन्होंने, और वहां से उनको ये मिला कि जो रेले एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, विंस डिस्ट्रीब्यूशन जो एनर्जी डेंसिटी है यू that is being like a mu cube e to the power minus beta nu by a और बीटा जो है ये empirically defined parameters है, like they just wanted to fit it with the experimental data which we have like this for a definite mu. Now if you want to fit the whole u with this distribution, then you will see only this part of radiation or this part of the curve or this area of the curve is fitted with the Wien's law, that is a due to with the power minus beta nu. That means the entire black body radiation curve cannot be fitted using Wien's. Therefore, some problem or discrepancy in the law itself.
that cannot be justified with our visualization or with our recorded spectra or with our experimental spectra. Therefore, the theory was not perfect, fit for the black body radiation. Next theory is Rayleigh energy distribution. Rayleigh ने क्या सोचा? He considered the radiation that you also have mentioned, that these radiations are like coming from the molecule atoms inside the black body, and these atoms, when they are under thermal like excitation, they will act like harmonic oscillators, and these harmonic oscillators, they have like tiny number of electrical charges, and these they will oscillate at the present in the that are present in the walls of the cavity, and when this cavity is in thermal equilibrium, then the we have to calculate the average energy coming out of this all the tiny oscillators, and we will see the number of modes or number of standing waves generated in the frequency interval, let's say nu to nu plus del d nu. तो वहां से एन न्यू निकाल लिया इन्होंने, और फिर उसके बाद जब हमें एन न्यू पता चल जाएगा तो हमें टोटल जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी निकल जाएगा, एन न्यू इंटू ई न्यू सॉरी ई एवरेज, जहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर प्रेजेंट ऑन द वॉल है। फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ई एवरेज। अब ई एवरेज कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने ये सोच लिया या ये एज्यूम किया है हाइपोथेटिकली, जो हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैविटी है, ब्लैक बॉडी कैविटी में सारे ऑसिलेटर प्रेजेंट है और वो सब हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कंसीडर करना है, so that can be done using classical statistical mechanics. E average is integration of 0 to infinite, क्योंकि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो तो कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी ले सकती है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e e to the power minus e by kt d, एंड फिर ये हमने नॉर्मलाइज कर दिया तो वहां से हमें kt मिल गया। तो ओवरऑल जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमें मिल गया ब्लैक बॉडी के लिए 8 pi nu square by 6 cube into kt। ये हमें रेले से मिला, और रेले क्यों लिया है ये भी हमें अभी समझ आ गया। नहीं आया तो अभी बताओ मुझे, इसको नहीं समझ आया। वंदना, ये यस समझ में आ मैम। गया आपको? आप हाँ मुझे थोड़ा समझाओगे रेले क्या बोला है, इसका theory क्या है? तो यस मैम। आप मुझे एक्सप्लेन करोगे रेले थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी? मतलब जो भी आपको लगता है यू कैन जस्ट टेल कि ये है जो जो हमने डिस्कस किया अभी तक, क्या है ब्लैक बॉडी को किस तरीके से इन्होंने देखा है। मैम इसमें क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कंटिन्यूस होनी चाहिए थी, बट इसमें अपन को एनर्जी डिस्क्रीट मिल रही थी, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा था। संजय, जो फोटोन है उनका इमिशन और फोटोन इमिट और अब्जॉर्प्शन डिस्क्रीट फॉर्म में थे। ठीक है संजय, रेले का जो एजम्पशन है या जो थ्योरी है वो क्या है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यही बताया था कि ये लो फ्रीक्वेंसी पर रिलेट हो रहा था, हाई फ्रीक्वेंसी पर रिलेट नहीं था। तो उन्होंने ऐसा देखा गया था कि जो
रेडिएशन उन्होंने कैविटी के रूप में बना था कि जैसे कोई वन डी बॉक्स के अंदर जैसे कोई एटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहा है, तो उस हिसाब में उन्होंने एजेंशन दिया था कि कैविटी के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है जस्ट लाइक ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। Huh? That's it. And then how did he correlate? एक तो उन्होंने सोच लिया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एटम्स है हमारे पास कैविटी में, उसमें सारे जैसे ही हमने थर्मली एक्साइट कर दिया तो वो सब हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो वो एक्साइट हो Right. जाएगा। हाउ डिड ही कोरिलेट दिस थ्योरी? हाउ डिड ही कैलकुलेट द वैल्यूज? हाउ डिड ही फाइंड? क्लासिकली थोड़ी उन्होंने देखा गया था कि एक डिस्क्रीट एनर्जी मिल रही थी अपन को, then only valid for low frequency if I recall or ठीक है, that can you tell? सिद्धार्थ, आप बताओगे? यस मैम। मैम जो रेले का कंसिडरेशन था वो ये था कि जो एटम्स हैं वो दे आर एक्टिंग लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, और जब वो उन्हें एनर्जी मिलेगी तो वो ऑसिलेट करेंगे। तो उन सभी ऑसिलेशन के कारण कुछ स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे, और उन स्टैंडिंग वेव से हमें ये पता लग जाएगा कौन कौन सी एनर्जीज होंगी। बाकी उन्होंने एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करी थी एंड एनर्जी डेंसिटी बाय यूजिंग कि कितने नंबर ऑफ मोड्स पॉसिबल हैं, वो उसका फॉर्मूला 8 पाई/c³ था। नंबर ऑफ मोड 8 पाई/c³ म्यू क्यूब नंबर ऑफ मोड्स के लिए। सो बेसिकली ये क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन था टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अजय और शरद, आप दोनों कुछ कहना चाहोगे इसमें और कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं मैम, बस उन्होंने यही कि एवरेज एनर्जी और नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव कितने हैं, और एवरेज एनर्जी के लिए उन्होंने इक्विटेशन थ्योरम अप्लाई किया था। जब इनका जो मतलब इनका जो कैलकुलेशन है और इनका जो वैल्यू है यू का, वो जब इसमें फिट करने गए तो वो भी नहीं हो पाया, वो बस यूवी रीजन में फेल हो रहा है। वो जितना हाई एनर्जी, जितना न्यू बढ़ रहा है उतना ही यू बढ़ रहा है, लाइक इट इज proportional to nu square. So it is, if nu is like going to be higher, then at some time u will be also going to be higher, and it can be like leading to infinite amount of energy. और u high मतलब ultraviolet region। अल्ट्रावायलेट रीजन में आप मतलब कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे तो इतना तभी इस प्रॉब्लम को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, जो आप लोगों ने बोला भी है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रीजन या हाई फ्रीक्वेंसी रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे हम न्यू को बढ़ाएंगे, यू जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। दैट मीन्स दैट if we have lot of if we have the black body in the UV region, then the total amount of energy that could lead to infinite. This is called ultraviolet catastrophe. And then we see that the reason, like the theory taken by the religion or the will, that is not correct. That was absurd to explain the proper visualization or the experimental finding of black body. तो हमें समझ में आ गया। Now, can any one of you tell me that how the black body energy curve was fully explained correctly by Planck? What was his theory?
Yes, Sanjay. क्या बोला मैम आपने, वापस रिपीट करना। What is the Planck's theory of black body radiation? How did he correct the problem? मैम उन्होंने क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन की जगह क्वांटम अप्रोक्सीमेशन ले आए थे। वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जगह उन्हें क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम करके उन्होंने सारी कैलकुलेशंस करी, तो वहाँ से उन्हें फिटिंग बेहतर मिल गई। Okay. और कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्या सिद्धार्थ सही बोल रहे हैं या फिर कुछ और है? ना मैम सही बोल रहा है। वंदना, यस मैम। यही एक्सप्लेनेशन है प्लैंक का? हाँ। एक वो साथ में एक चीज और था, उसके जो एनर्जी थी वो डिस्क्रीट एनर्जी मिल रही थी, डिस्क्रीट एनर्जी। यस। तो हमें अब देखना है कि जो है रेले ने कंसिडर किया था कि हमारे पास जो है कैविटी है, ऑल ऑसिलेटर्स इनसाइड कैविटी एंड दे कैन टेक एनर्जी irrespective of the amount of energy, and it can start from zero and it can go up to infinite without any discreteness. फ्रैंक ने इसी जगह पे उन्होंने ये कैलकुलेशन पे ही उनको लगा कि थ्योरी तो गलत नहीं लग रहा है, कैलकुलेशन मतलब कि लाइक थ्योरी में प्रॉब्लम है और सो दैट वी हैव दैट लाइक काइंड ऑफ बैड कैलकुलेशन दैट गिव्स अस लाइक ultraviolet region catastrophe. So he succeeded, he took the calculations and also start from the basics, and he succeeded in 1900 in avoiding ultraviolet catastrophe and proposed an accurate description of black body radiation. What was his consideration? Relay assumption that the standing wave can exchange any amount of energy, like continuous amount of energy that can be exchanged with matter and matter and radiation. Planck considered that the energy exchange between the radiation and the matter must be discrete. So this is a very different and unique point that he considered, that this radiation exchange is not continuous. And he postulated this energy of radiation that emitted by these oscillating charges from the wall of the cavity must come only in the integer form, so that E equals to N H nu. And N cannot be like any arbitrary number, 0, 1, 2, 3. These are like integer multiple of H nu. H is a universal constant and H nu is the energy of a quantum of radiation. Nu represent the frequency of the oscillating charge in the cavity wall as the frequency of the radiation emitted from that. And यहाँ पे जो मेजर चेंजेस किया गया है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, वैसे तो बस रिवाइज कर लेना एक बार। और मेन जो assumption है यहाँ पे ये एवरेज में, वो instead of like taking integration, we have to keep it like summation because we have discrete amount of energy exchange. So sum over n equals to 0 to infinite, and this amount also E is also discrete, n h nu per minus n h nu by kT. It is the normalization. So then we get like U, which is the energy density coming from the black body, is 8 pi nu square by c cube to h nu divided by e to the power h nu by kT minus 1. So this factor, if we see h 8 pi nu square by c cube into kT, ये हमारे रिले के लिए था, और हमारे ये जो है 8 पाई म्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, ये टर्म तो वही है, बट ये जो kT के जगह पे यहाँ पे हमें एक इस तरीके का एक टर्म मिला है h टू बाई e टू द पावर h टू बाई kT माइनस 1, और अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखते तो हमें एक फॉर्म मिल गया। अभी हम देखेंगे कि जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को अगर हम सोचे इस
मतलब फॉर्मूला से हमें अगर फिट करना हो तो ये देखो, जहाँ पे ये P जो है ज्यादा है वहां पे का जो आप फिटिंग करोगे तो एक रीजन पे ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा, मतलब काइंड ऑफ अगर न्यू के साथ फिट करते हैं, और दूसरे रीजन पे ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा। तो ओवरऑल आपके पास कभी भी वो इस तरीके से दोनों साइड को, जैसे कि यूवी रीजन एंड दिस पार्ट आल्सो, बोथ आर like explained properly. It is not like going like a square term, like ऐसे ही चला गया, या फिर not like कि खाली exponentially decrease किया गया है. It is a combination of both, and it can be well fitted with the experimental curve. इसमें कोई डाउट है? नो मैम। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो बेसिक हमने समझ लिया है और क्या रीजन था, फिर उसको कैसे हमने सॉल्व किया, वहां से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मिला काइंड ऑफ जो मोड्स बनते हैं। फिर वहां से हमें ये भी समझ आया कि जो मोड्स बनता है वो खाली ऐसा नहीं है कि खाली ब्लैक बॉडी में बनेगा, जहाँ पे भी वेव है और वेव इज confined inside a wall or inside a cavity or inside a boundary, we will get modes, क्योंकि wave cannot escape from the boundary, it will come back. So this incident wave and the reflected wave, they will interfere with each other, and this interference can be constructive and destructive. So destructive interference cannot sustain. Only constructive interference modes that can only sustain in that system. And this is true for any kind of wave. Okay. अभी आप मुझे ये बताओ, क्या ह्यूमन बॉडी जैसे वो भी ब्लैक बॉडी हो सकता है? क्या भी कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व मिलेगा? क्या मैम? ह्यूमन बॉडी, इज ह्यूमन बॉडी अ ब्लैक बॉडी? नो। Can we have a thermal black body radiation curve? Yes or no? ह्यूमन बॉडी आर नॉट ए ब्लैक बॉडी है। And it's not an idealized black body, but we can treat it as an approximation, with like an epsilon factor in front of the power How it distribution. will look like? Sorry, How it will look like? I mean In which region? it will look the same, just scaled by some constant parameter, which we assume one for black body and less than one, like between 0 and 1 for other problems. Which region you expect lambda should lie, like the lambda peak? To the left, like towards the origin, like lower bit length. Means UV region? Sure. Ajay? IR region, Well, it will be in, IR region. yes. IR क्यों? because of low energy and low temperature of human body. Okay. अजय, आपको क्या लगता है ह्यूमन बॉडी इज ब्लैक बॉडी? मुझे तो नहीं लगता। Yes, ma'am. सन है ब्लैक बॉडी? Yes, ma'am. Consider कर सकते हैं ना as a black body. सन को? Yes, ma'am, we can consider it a black body. Okay. Yes.
तो बेसिकली आइडियल ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम रेडिएशन लाइक थर्मल रेडिएशन को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो we will get this black body radiation curve from any of the body, whether it is sun, let's say sun radiation, black body radiation. तो ये है हमारे पास सोलर रेडिएशन कर्व। ये देखो ऐसे sun is an imperfect black body, of course, and this is the recorded spectrum. We have, if we have recorded Earth, then we also get this spectrum. We record human body. It will be in the higher radiation. Of course, UV radiation नहीं होगा, इतना एनर्जी हमारा थर्मली हम रेडिएट नहीं करते. So this we also have like the longer wavelength, like very less amount of energy, and it basically lies within this higher range and longer higher range, mid higher to far higher. तो जैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हमने थ्योरी देखी, अच्छे से समझा है, वैसे ही आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है, क्यों लिया गया था, क्या है, और मतलब क्या डिस्क्रिपेंसी है इस थ्योरी में, क्लासिकल थ्योरी में, so that we want a new theory and how it was explained. And in the next class, I will ask you questions from photoelectric effect, Compton effect, and I think ये दोनों मेन है. पेयर प्रोडक्शन तो इसका बेसिक्स पढ़ लेना, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है. And difference between Compton scattering and Rayleigh scattering, difference between Compton scattering and Raman scattering, difference between Rayleigh scattering and Raman scattering, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है. और कॉम्पटन इफेक्ट मतलब इसका जो रेंज है इलेक्ट्रॉन का, स्कैटरिंग जो आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एनर्जी कितनी होनी चाहिए. पेयर प्रोडक्शन के लिए आपको आपके पास जो आपके एनर्जी जो है वो कितने ऑर्डर का होना चाहिए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपकी जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, वो किस रेंज में होना चाहिए, वो रेंज भी आपको पूछा जा सकता है आपसे. So check all the effects and their range of energies that required to happen the phenomena, like Compton effect, photoelectric effect, pair production, Rayleigh scattering, Raman scattering, demand effect. रेंज इंपॉर्टेंट है. एनर्जी रेंज किस रेंज में, या फिर कोई एक्सटर्नल फील्ड है तो वो किस रेंज का होना चाहिए, या फिर कोई एनर्जी एमिट हो रही है तो वो किस रेंज की एनर्जी में मतलब वो उसके पास है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है या एमिटेड फोटॉन्स है. वो रेंज क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप देखो हर कोई भी, जैसे ही आप थ्योरी पढ़ते हो तो साथ में आपके पास एग्जाम्पल होता है, और उसमें आपसे प्रॉपर क्वेश्चंस पूछा जाता है विथ यूनिट्स एंड रेंज. जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो साथ में आप क्वेश्चंस भी देखा करो, और उसके रेंज, किस वेवलेंथ के रेंज में वो चीजें एमिट हो रही है या किस एनर्जी के रेंज में वो चल रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है जानना. ठीक है. ओके भाई. ठीक है, तो कल एक क्लास और करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, तो मोस्टली विद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट
का मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को आंसर करना है, और फिर हम बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्ट्रडिंगर फंक्शन वो भी समझेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो कल मिलते हैं।